ठेकेदार तो है नहीं, तो जितना हमसे हो सकते इन टाइम कर लेते हैं। दूसरी बात, मैं कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं एज ए सीमेंट डीलर ये कंपोजिशन स्कीम जो है आपका, कंपोजिशन स्कीम में क्या कोई अमाउंट लिमिटेड नहीं होता है? जैसे हमारे सीमेंट में हम डीलर हैं, हम तो कंपोजिशन में है नहीं, तो हमें तो हर जगह चेकिंग होता है, ये होता है, तो कंपोजिशन में जो है उनका टर्नओवर का कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्यों, कितने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमसे तो डबल काम कर रहे हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट में होती है कंपोजिशन स्कीम। अगर एक आदमी के पास, जैसे अभी शाह साहब ने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ और साथ में सीमेंट का डीलर हूँ, तो शाह साहब ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज में कंपोजिशन नहीं होता। आपके पास जितना भी जीएसटी नंबर हो, ऑल ओवर इंडिया अगर आपका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर रहता है तो उसमें आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हो, अदर देन सर्विसेज रेस्टोरेंट को छोड़कर। मान के चलिए मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास एक किराने का भी दुकान है और मैं एक रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ, दोनों का मिलाकर मेरा टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से नीचे है, तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट अगर मेरा 20 लाख से ये 40 लाख से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होता, तब भी मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ने अभी तक गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम को अलाउ नहीं कर रखा है। तो हमारी तो अलग अलग नाम से सर, मैं सीमेंट डीलर का अलग बोल रहा हूँ, जो मेरा भाई का लड़की के नाम पे लिमिट नहीं है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए मैं कहूँगा अगर गुड्स के लिए होगा वो 40 लाख है और सर्विसेज के लिए 20 लाख है, उससे ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे कानून के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन आपको लाजमी नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के तरीके ऐसे हैं, कंपटीशन ऐसा है, डिपार्टमेंट्स के बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। मिसाल रजिस्ट्रेशन वाले को नहीं तो वो काम देंगे नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी आप कह रहे हैं कि आपका जो सीमेंट का रजिस्ट्रेशन है किसी दूसरे के नाम पे, जीएसटी हमेशा पैन बेस्ड है, आपके पैन पे। मैं पैन की ही बात कर रहा था अभी। लगते हैं सपोज 1 करोड़ का जी, तो उसको कंप्लीशन के बाद हम जब बिल रेज करते हैं सर, तो उसमें से हमारे डिडक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं सर। पहला तो हमारा रॉयल्टी के रूप में होता है, वाटर सेस भी हम इसमें देते हैं, 1% लेबर सेस। तो इसको हम बिल रेज करने के बाद जब हमारा जीएसटी कटता है सर, तो आपके जो फाइनेंस के जो भी आदमी आप अकाउंट असिस्टेंट या कोई भी वो जब चेक करता है, जब वो देखता है तो हमारे टोटल अमाउंट्स पे जीएसटी लेता है। जबकि ये 3 चीजें हम गवर्नमेंट को ही पे करते हैं, तो इन पे तो लगना नहीं चाहिए था जीएसटी। हाँ, ये एक चीज मैं आपको ये बताऊं, किसी डिपार्टमेंट में फ्लोट कर दिया तो उन्होंने वहां पे आपको टेंडर फ्लोट ये आपसे, उसमें 2 टाइप के बिट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, एक फाइनेंशियल बिट है और एक आपका टेक्निकल बिट है। आप जब भी कोई बिजनेस करते हो तो इंसिडेंटल चार्जेस तो आप वहां से छोड़ नहीं सकते हो जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए। जीएसटी में क्या है, अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो क्या वो 1 करोड़ आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या टैक्स के समेत है, या 1 करोड़ जो है वो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। वो डिपेंड करता है आपके उस एनआईटी के हिसाब से और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनके बीच में साइन होता है। मान के चलिए अगर 1 करोड़ हमारा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो उसमें से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्ट में एक फॉर्मूला देके रखा हुआ है टैक्स रेट के हिसाब से, जितना भी आपका ग्रॉस अमाउंट है उसको तकसीम किया जाता है 1.12 से अगर 12% होगा, 1.18 से अगर 18% होगा, 1.05 अगर 5% होगा, 1.28 अगर 28% होगा। क्योंकि आप लोग आपको ऐसे सेशंस की रोज रोज जरूरत नहीं है। हमारा ऑफिस, मुझे लगता है 24/7 हमारी इन्फोर्समेंट टीम ऑन रोड होती है। हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे यूसुफ साहब हैं, बाकी सब हैं यहाँ पे 24/7 आपके लिए। आपको कहीं ई वे बिल का इशू आता है, जैसे आपने कहा कि हमारा ई वे बिल का, हम जब भी किसी भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में किसी भी गाड़ी को ट्रेस करते हैं, सबसे पहली चीज़ होता है सर हमें पता नहीं। आप में से मुझे लगता है जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं 90% हमारे स्टाफ को जानते हैं, जो मुझे पता चला 90%। जब आपको ऐसा कुछ इशू होता है कि ई वे बिल एक्सपायर होती है, आप एक फ़ोन कॉल से उनसे पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं कि मुझे करना क्या है, रैदर देन आप यहाँ आके फंस जाए और 50,000 रुपये फाइन। तो इस चीज़ के लिए हमारा ये सेशन है कि हम इस दूरी को कम करें, जिसमें आपको भी कल जो है आपका टैक्स अगर 10,000 है, आप से हर दिन की तरह आज का जो सेशन है ये तो एक मैं बोलूँगा कि है ठीक है,
फॉर्मल इनफॉर्मली आप रोज जो है मिलकर आप किसी भी तरीके की किसी भी सेक्शन से रिलेटेड किसी ने रजिस्ट्रेशन करनी डिपार्टमेंट्स की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कौन सा इंसान जो कंडीशंस हैं कंपोजिशन। ये जो जीएसटी अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का रखा था, जिसमें पहले फेज़ में हमने कल डीडीओस को ट्रेनिंग दी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। आज दूसरे दिन हमने ट्रेडर्स और होटलियर्स, बाकी ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स थे, बाकी टिम्बर एसोसिएशन से थे, तो इन सबको हमने यहाँ ट्रेनिंग कराया। तो इसका मकसद यही है कि हमारे कमिश्नर साहब के डायरेक्शन पे हमने ये ट्रेनिंग कराया है, जिसमें हमारे एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सफ्तर अली साहब थे और हमारे एससी साहब फैसल इकबाल तांदरे साहब भी मौजूद थे। तो डीलर्स को जो जीएसटी के प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में प्रेजेंटेशन दी है, उनके ग्रीवेंसेस को सुना है। तो ये हमारा मकसद यही था कि डीडीओस हो चाहे डीलर्स हो, उनके साथ जीएसटी डिपार्टमेंट को लेके जो भी खदशात थे उनको हम क्लियर करें और आपस में मिलजुल के हम इस टैक्स रिजीम को सक्सेस करें, ताकि ट्रांसपेरेंटली ये लोग भी काम कर सकें और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, एक्सचेकर को हम सपोर्ट करें। सर, जीएसटी के इम्पोर्टेंस को लेकर ख़ास कर आप लोगों को किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जो जीएसटी के अंदर फॉलो होते हैं? जो हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ईमानदारी से ट्रांसपेरेंटली काम करें, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है उनको बीच में हमने एज ए कलेक्टर रखा है गवर्नमेंट ने, वो अपने जेब से तो कुछ नहीं दे रहा है, वो हमारे जो सर्विस रिसीवर्स हैं, जो आपके गुड्स प्रोक्योर करते हैं, जैसे आप समझो हम हैं, जितने भी परचेजर्स हैं वो कंज्यूमर्स ही अल्टीमेटली टैक्स पेयर है। तो बीच में हमारे ट्रेडर्स जो है उनको कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे रखा गया है, तो ईमानदारी से वो पे करे और हमारे कंज्यूमर से यही अपील है कि वो जहाँ से भी परचेज़ करे वो टैक्स इनवॉइस ज़रूर ले लें, ताकि गवर्नमेंट को जो भी वो पैसे दे रहे हैं टैक्स की सूरत में वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भी कानून को अगर हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता ही है। इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसीजर से, रूल्स रेगुलेशन से उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक सबसे पहले अगर आपका जो टर्नओवर है, आपका बिज़नेस का मयार जो है वो तकरीबन अगर गुड्स में कहेंगे तो 40 लाख से ऊपर हो रहा होगा या सर्विसेज में 20 लाख से ऊपर हो रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपने कानून का उल्लंघन किया हुआ है, तो उसमें भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है बसूरत इसमें आपको पेनल्टी की सूरत में। और दूसरी तरह अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, टैक्स प्रॉपरली फाइल ये पे नहीं किया, उस सूरत में भी आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम डीडीओस की बात करेंगे, न सिर्फ हमारे टैक्स पेयर्स बल्कि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है टैक्स डिडक्टर के तौर पे, उनमें भी अगर उन्होंने भी अगर अपने रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल नहीं किया, टैक्स डिडक्शन टाइम से नहीं किया, प्रॉपरली नहीं किया, तो उन सबको पेनल्टी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो रूल्स को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने बिज़नेस को अच्छे से एक फ़ायदेमंद तरीके से चलाते हैं, उसी तरह रूल्स को भी फॉलो करना बहुत ही अहम है। किस तरह की मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं करगिल के अवाम को बिलखुसूस जो हमारे टैक्स पेयर से, डीडीओ से, उन सबको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स तो हर साल हम इनक़ाद करते ही रहते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैसेज आगे आपको पहुँचाते उस पर अमल हो, तो उससे सभी एक तो आपको भी फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि आपका बिज़नेस स्मूथली रन होता है। एज ए डीडीओ अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका न सिर्फ एज ए टैक्स डिडक्टर, ये ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर के तौर पे, बल्कि आपने एक टैक्स डिडक्टर के तौर पे भी जितने भी आपके लवाजमात है उसको भी आपने मुकम्मल तौर पे उसको आपने अंजाम दिया हुआ है। इसी तरह टैक्स पेयर्स ने अगर प्रॉपरली आपने ये रूल्स फॉलो किए, टैक्स प्रॉपरली भरा, रिटर्न्स टाइमली फाइल किया, तो उसमें एक नेशन बिल्डिंग में आपका एक अहम रोल होता है। जैसे अभी हमारे एसटीओ साहब ने कहा कि कोई भी टैक्स अपने जेब से नहीं भरता है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है। इसमें अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ या कोई सर्विस लेता हूँ
तो मैं उसका टैक्स दे देता हूँ आगे कलेक्टर को। तो उनके पास जब ये रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है वो जाके गवर्नमेंट को, सरकार को वो पे कर देती है। तो उसमें भी अगर हम कोताही बरतेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर एक तो आपको कानूनी तौर पे आपको खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा, और साथ में एक इंसान के जहन में भी एक सुकून नहीं मिलता है कि आपने अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो आपको एक जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप के रखी थी एज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, उसको आपने अच्छे से अंजाम नहीं दिया। मशकूर व ममनू है, ताकि हम अपने तो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस थे उनको इनके सामने रख सका। और हम ठेकेदार यूनियन की तरफ से बोल रहे थे, तो इसमें हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जीएसटी के बारे में टीडीएस का मेन मसला था 2%, जो यानी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की गलती की वजह से वो क्लियर नहीं हो रहा था। आज इन्होंने हमें इंश्योर किया, तो कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का, कल भी हमने यही मीटिंग लिया, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया और इनसे बाकी चीज़ों के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये क्लियर कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आगे पीछे देख लेंगे। जो ठेकेदारों की परेशानी है वो सब हमने इनको बता दिया, और ख़ास कर जो है ये जो 18% जीएसटी जो हर चीज़ पे लगता है, रॉयल्टी करके अलग लगता है, सेस करके अलग लगता है, जीएसटी करके अलग लगता है। और हमें मेन जो है इस कारगिल में ठेकेदारों को मेन प्रॉब्लम जो है रेता, बजरी, पत्थर, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इन पे बड़ा बंदिश लगा हुआ है, जबकि लेह में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस चीज़ से बड़े परेशानी में है कि करगिल में हर चीज़ या कानून सब करगिल में ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए या लेह में भी है। तो वहाँ तो एक आपको स्लिप मिलता है, पैसा देना पड़ता है, उस स्लिप को काट के आपको बजरी भी मिलता है, रेता भी मिलता है, जिसका कोई इशू नहीं है। अब हमारे यहाँ आप जो है ठेकेदार का अलॉटमेंट लेके जाओ, परमिशन बनाओ, पहले एसीआर, फिर तहसीलदार, फिर डीसी साहब, फिर माइनिंग वाले। अल्टीमेटली हम ठेकेदार क्या करते हैं, जो भी परमिशन लेने के लिए जाते हैं बेचारे हार के वापस चले आते हैं, क्योंकि इनका कोई समाधान नहीं है। अब हम किसको दोषी ठहराएं, इस चीज़ का हमें आज तक समझ नहीं आया कि परेशानी क्या है। और गवर्नमेंट काम जो है, हम ठेकेदार कौम भी जो है एक दूसरे की जज्बात में जो है ना सिर्फ काम को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कौम की क्या ये हो रहा है। हम लोग इतने जलील हो चुके हैं, गवर्नमेंट को अपने काम से तरह से गवर्नमेंट का काम कंप्लीट करके हम लोग दे देते हैं। हम चोरी भी करते हैं, हम रात को चोरी भी करते हैं, लेबर को डबल रेट भी देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के काम को हम रुकने नहीं देते हैं। यही सबसे हमारी बदकिस्मती है इस करगिल का, जिसमें हम में दम नहीं है। गवर्नमेंट का काम अगर मैं नहीं करूंगा, आप जाके रात को करके आएगा, ये नहीं देखेगा इससे कि इसकी कौम पे क्या असर पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम मिलना चाहिए, रात दिन करके काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेता कहाँ से लाया, बजरी कहाँ से लेता, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं उनका अपना काम हो जाए। टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट को हमने बाज़ाब्ता नोटिस किया, ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ये रेता, बजरी, जो नेचुरल चीज़ें हैं, इन पे हमें इनपुट कहाँ से मिलेगा, इनका इनवाइस हमें कहाँ से मिलेगा। हमें एक सीमेंट और स्टील का इनवाइस मिलता है जिस पे हमें इनपुट मिलता है, बाकी चीज़ों पे हमें क्यों नहीं मिलता है, इनका इनवाइस हमें कहाँ से मिलेगा। और हम 5,000 की जगह 10,000, 10,000 की जगह 15,000, 20,000 रुपये तक हम देके गवर्नमेंट के काम को रुकने नहीं देते हैं। और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करता है, इसलिए इन इश्यूज को जो है मेहरबानी करके हमारी मौदबाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल, सबसे हम मौदबाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इन ग्रीवेंसेस को मौदबाना तौर गौर करके इसमें कोई हल निकाल ले।